हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका जीई कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है दिल्ली थ्रू दी एजेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम के क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं और उन पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज आपका एग्जाम होने वाला है और आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको किस प्रकार लिखने हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है तो ये वीडियो आपके लिए है। दिल्ली थ्रू दी एजेस बीए प्रोग्राम कोर्स का है, जीई कोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, बीए प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए जीई कोर्स के मतलब जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत लैंग्वेज कोर्स है। 6ठे सेमेस्टर के लिए है। 75 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब बात करें इंस्ट्रक्शंस की। टोटल क्वेश्चन में से आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं समान अंकों के हैं। आप किसी भी एक लैंग्वेज, हिंदी या फिर इंग्लिश का यूज कर सकते हैं पूरे पेपर के दौरान। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं एक क्वेश्चन तो आपको पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में लिखना होगा, और अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको हिंदी में लिखना होगा। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन समान अंकों के हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो है, फोटो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्यिक पुरातात्विक स्रोतों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए साहित्यिक क्षेत्र में कौन कौन से आप कह सकते हैं स्रोत उपलब्ध है और पुरातात्विक क्षेत्र में कौन से स्रोत उपलब्ध है, इनका आपको क्या करना है, परीक्षण करना है, इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, दिल्ली सल्तनत राजधानी के विकास में निम्नलिखित में से किसी एक निभा की भूमिका का वर्णन करें। यहाँ ठीक है, यहाँ पे 2 व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं, तुगलकाबाद एंड देन फिरोज शाह कोटला। अब आपको किसी भी एक का यूज करके पूरे के पूरे जो दिल्ली सल्तनत जो राजधानी थी उसका विकास के बारे में बताना है। कि अगर आप तुगलकाबाद के बारे में बताते हैं तो आपको ये बताना होगा कि उनके समय के दौरान किस प्रकार से चेंजेस आए थे, किस प्रकार से विकास हुआ था, और फिरोज शाह कोटला को बताते हैं तो इनके बारे में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली शहरी परिदृश्य में विकास को आकार देने वाले कारकों में से कौन से थे। ठीक है, आपको ये बताना है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली शहर जो था उसके विकास को आकार देने वाले कारकों या कारणों के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, उसके आंसर के पॉइंट्स को देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, ये आंसर देखने से पहले कि क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसका लिखने का कुछ तरीका होता है। सबसे पहले आपको लिखना होगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा गया तो आपको थोड़ी सी डिटेल इंद्रप्रस्थ के बारे में बतानी होगी। उसके बाद आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर इन पॉइंट्स के थ्रू ही आपके पूरे के पूरे आंसर को फटाक से देख पाएगा, और जो अगर आप पॉइंट अच्छे से बनाते हैं तो आपके जो आंसर है वो भी अच्छे खासे आ पाएंगे। ठीक है, आपने पॉइंट बना दिए, देन आपको कंक्लूजन दे देना है अपने आंसर का। ठीक है, कंक्लूजन से क्या तात्पर्य है कि आपने पूरे आंसर में क्या बताया वो आपको 3 से 4 लाइनों में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अब हम बात करें आंसर की। इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्यिक पुरातात्विक स्रोतों का परीक्षण के मुख्य बिंदु। ठीक है, यहाँ पे मुख्य बिंदु बताए गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। पहले हम साहित्यिक क्षेत्र में या फिर साहित्यिक स्रोत देखते हैं। साहित्य स्रोत में पहला आता है महाभारत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत है किसके बारे में जानने के लिए, इंद्रप्रस्थ के बारे में जानने के लिए। क्यों, अब देखिए, इंद्रप्रस्थ का पूरा विवरण महाभारत के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, महाभारत के अंदर इंद्रप्रस्थ का पूरा विवरण दिया गया है। तो ये देखिए, आपको क्या लिखना है, पॉइंट 1 लिखना है महाभारत ऐसे लिख देने के बाद अब आपको अपना ये जो हमने 3 पॉइंट बताए, इन 3 पॉइंट का यूज करके एक कंप्लीट पैराग्राफ बनाना है। तकरीबन 3 से 6 लाइन के बीच में, तकरीबन 4 से 6 लाइन के बीच में आपको एक पैराग्राफ बनाना है इन 3 पॉइंट का यूज करके। ठीक है, अब आपके ऊपर, अब ये आपके ऊपर है कि आप पैराग्राफ कितना अच्छा लिख पाते हैं पॉइंटों का यूज करके। ठीक है, तो महाभारत के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ का पूरा विवरण दिया गया है। महाभारत को अगर आप देखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो आपको इंद्रप्रस्थ का वर्णन उसमें देखने को मिलेगा, वो भी विस्तृत, पूरा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, महाभारत का सेकंड पॉइंट आता है, महाभारत के अनुसार पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना। ठीक है, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, महाभारत के अनुसार बताया गया है कि पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना की गई थी और वो उनका एक प्रकार से राज्य महल था जहां पे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना के लिख सकते हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट, महाभारत के अंतर्गत ही नगर की योजना, निर्माण, स्थापत्य कला का वर्णन कर देना। अब देखिए,
तीसरे पॉइंट में क्या आ गया कि आपको यहाँ पे नगर की योजना के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देनी है। नगर योजना, नगर की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ठीक है, नगर निर्माण काफी तेजी से हो रहा था, ठीक है। आप कह सकते हैं कि नगर का जो विकास था वो अच्छा था, वहां पे जल की व्यवस्था ठीक थी, ठीक है। इस प्रकार से बता दिया। स्थापत्य काल के बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे। स्थापत्य काल आप कह सकते हैं उच्च कला का था, ठीक है। उसके दौरान अच्छी खासी चीजें का निर्माण किया गया था, कोई सी भी चीजें हो सकती है स्थापत्य से रिलेटेड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या कहते हैं ना, ये जो 3 पॉइंट है इनसे रिलेटेड आपको 4 से 6 लाइन का एक अच्छा खासा पैराग्राफ तैयार कर देना है, और वो पैराग्राफ महाभारत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर आता है सेकंड पॉइंट महाभारत के बाद, वो होता है पुराण। विभिन्न पुराणों में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख दिया गया है, नागरिक के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन बताया गया है, ठीक है। पुराण में अब देखिए इंद्रप्रस्थ की हम बात कर रहे हैं, तो पुराणों के अंतर्गत भी इंद्रप्रस्थ का वर्णन दिया गया है, ठीक है, उल्लेख बताया गया है। आप पुराण पॉइंट लिखेंगे, पुराण पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखना चालू कर देंगे कि अलग अलग पुराणों में इंद्रप्रस्थ का वर्णन किया गया था, ठीक है। आपको अगर याद हो तो आप 1-2 पॉइंट और लिख सकते हैं बना के कि इस पुराण में इस तरह बताया गया है। महाभारत का यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं कि महाभारत एक महापुराण है या पुराण है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या लिखा गया, उसके अंतर्गत इंद्रप्रस्थ का वर्णन बताया गया है। इस प्रकार से आपने लिख दिया। देन नगर में, नगर के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कर देना। अब आपको बता देना है नगर, जो इंद्रप्रस्थ नगर था उसके अंतर्गत धर्म और संस्कृति का बहुत ज्यादा महत्व था, लोग अपने धर्म को काफी ज्यादा प्यार करते थे, ठीक है। इस प्रकार से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अपने धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे, अपनी संस्कृति का महत्व उनको पता था, इसीलिए वो अपनी संस्कृति को बचाए रखते थे, ठीक है। इस प्रकार से आपने पुराण का पॉइंट बना दिया। अब आता है प्राचीन साहित्यों के, तीसरा पॉइंट आ गया प्राचीन साहित्य। विभिन्न संस्कृति और प्राकृतिक साहित्य में इंद्रप्रस्थ का वर्णन लिखा हुआ है, ठीक है। विभिन्न सांस्कृतिक, संस्कृत, ठीक है, अलग अलग प्रकार के संस्कृत जो स्रोत हो गए या फिर प्राकृत साहित्य भाषा में लिखे गए स्रोतों में इंद्रप्रस्थ का वर्णन बताया गया है, ठीक है। ये प्राचीन साहित्य में कौन से आते हैं, वो साहित्य जो कि आप कह सकते हैं कि पुराणों के अंतर्गत नहीं जोड़े गए, ठीक है, महाभारत के अंतर्गत नहीं आए थे, वो प्राचीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं, पुराने समय में लिखे गए, ठीक है। संस्कृत भाषा में हो सकते हैं वो साहित्य या फिर प्राकृत भाषा में हो सकते हैं, और इसमें इंद्रप्रस्थ का उल्लेख किया गया है। कवियों और लेखकों द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्तुति। अब आप इस प्राचीन साहित्य में यह भी बता सकते हैं कि कवियों और लेखकों द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्तुति की गई है, इंद्रप्रस्थ का वर्णन किया गया, इंद्रप्रस्थ के बारे में अच्छी जानकारी प्रदान की गई है इन प्राचीन साहित्यों के अंदर, ठीक है। ये आपने किसके बारे में बता दिया, साहित्यिक स्रोत के बारे में बता दिया। पहला साहित्यिक स्रोत महाभारत है, दूसरा पुराण हो गए, और तीसरा प्राचीन साहित्य हो गए, जिसमें आप कह सकते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए जो साहित्य थे वो आते हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की, ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों पूछे गए थे, तो आपने साहित्यिक बता दिया। अब पुरातात्विक में, पुरातात्विक से मतलब मिली हुई चीजें जिनसे ये पता चलता है कि इंद्रप्रस्थ जो जगह थी वो किस प्रकार की थी, वहां की व्यवस्था किस प्रकार की थी। पुरातात्विक स्रोतों में पहली चीज आती है खुदाई से प्राप्त अवशेष। खुदाई में प्राप्त विभिन्न अवशेषों का अध्ययन, ठीक है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में खुदाई के बाद मिले हुए अवशेष हमें इंद्रप्रस्थ के अध्ययन में हेल्प करते हैं। इमारतों के आधार, दीवार और अन्य रचनात्मक अवशेष, ठीक है। खुदाई के दौरान इमारतों के आधार मिले हैं, मतलब इमारतों की नींवें मिली है वहां पे, ठीक है। दीवारें मिली हैं, जिन दीवारों पे कलाकृति देखने को मिली है। अन्य रचनात्मक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे कि हम इंद्रप्रस्थ के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया खुदाई से प्राप्त अवशेष, दूसरा हो गया सिक्के, इंद्रप्रस्थ से प्राप्त विभिन्न युगों के सिक्के, ठीक है। इंद्रप्रस्थ का जो क्षेत्र था वहां पे विभिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं, जिन सिक्कों से हमें वहां की व्यवस्था के बारे में पता चलता है, किस प्रकार की व्यवस्था थी, ठीक है, किस प्रकार का जो धातु प्रयोग किया जाता था सिक्कों को बनाने के लिए, ये सारी चीजें आप लिखेंगे। सिक्कों के अंतर्गत एक और पॉइंट आता है सिक्कों पर अंकित चित्र और लेखन का अध्ययन, ठीक है। इंद्रप्रस्थ सिक्कों के ऊपर जो चित्र या फिर चित्र बने थे या फिर लेखन लिखा गया था, उससे हमें इंद्रप्रस्थ की जो व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है कि किस चीज को महत्व दिया जाता था, ठीक है। महत्व से तात्पर्य है कि सिक्कों पे जो भी चित्र बना होगा मेनली उसे ही क्या दिया जाता होगा, महत्व दिया जाता होगा, ठीक है। सिक्कों पे अगर लेखन लिखा होगा तो वो वहां की व्यवस्था के बारे में वर्णन करता होगा, ठीक है। तो पहला पुरातात्विक स्रोत क्या हो गया, खुदाई में मिले अवशेष, जिसमें इमारतों की जो नींव होती है वो मिली है, ठीक है। और खुदाई के द्वारा हमें अन्य प्रकार की दीवारें मिली हैं जिन पे चित्रित चीजें देख सकते हैं या फिर रचनात्मक चीजें मिली है। फिर आता है सिक्के, ठीक है। सिक्कों में युग के बारे में बताते हैं और वहां की लेखन व्यवस्था के बारे में बताते हैं। तीसरा आता है मूर्तियों पर चित्र, मूर्तियां और चित्र।
मूर्तियां और चित्र जो इंद्रप्रस्थ की संस्कृति और धर्म को दर्शाती है, ठीक है। ऐसी मूर्तियां मिली हैं या फिर ऐसे चित्र मिले हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि जो इंद्रप्रस्थ थी वहां की संस्कृति किस प्रकार की थी, वहां पे किस धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दी जाती है, धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, ठीक है। तो ये हमें इंद्रप्रस्थ के बारे में बताते हैं। फिर आता है इन मूर्तियों और चित्र के अंतर्गत एक और पॉइंट, इन कलाकृतियों के माध्यम से इंद्रप्रस्थ की सामाजिक रचना का भी पता चलता है, ठीक है। जो मूर्तियां या फिर जो चित्र मिले हैं उनसे हमें यह भी पता चलता है कि इंद्रप्रस्थ में किस प्रकार की सामाजिक संरचना थी, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। शिलालेख में दूसरा पॉइंट आता है, शिलालेख से प्राप्त जानकारी द्वारा इंद्रप्रस्थ के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे का पता चलता है, ठीक है। शिलालेखों के ऊपर लिखी गई जानकारी से यह पता चलता है कि इंद्रप्रस्थ में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि भाई वहां पे व्यवस्था कौन चलाता था, वो व्यवस्था किस प्रकार की थी, ठीक है। और सामाजिक ढांचे के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन करे ये पुरातात्विक के अंतर्गत आते हैं, 4 पॉइंट, ठीक है। खुदाई से अवशेष, सिक्के, मूर्तियां और फिर शिलालेख, ये 4 पॉइंट। और अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की जो कि इंद्रप्रस्थ के बारे में बताते हैं, वो आते हैं महाभारत, पुराण और प्राचीन साहित्य, ठीक है। आप इस प्रकार से ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट में जो आप कह सकते हैं कि सब पॉइंट्स दिए गए, इनसे आपको एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। और अगर आप एक अच्छा सा पैराग्राफ बना के लिखते हैं तो आपके जो आंसर है वो जो आपके जो मार्क्स है वो काफी अच्छे खासे आ सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें क्या पूछा गया, दिल्ली सल्तनत राजधानी के विकास में निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा जो भूमिका है उसका विश्लेषण करना है, ठीक है। ये जो 2 जगह बताई गई हैं, ठीक है, इन जगहों की क्या भूमिका रही दिल्ली जो सल्तनत है राजधानी उसके विकास में, ठीक है। इन 2 जगहों के बारे में बताना है, ठीक है। तुगलकाबाद हो गया या फिर फिरोज शाह कोटला हो गया। जो मैंने ऊपर ये कहा था कि ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति नहीं है, ये प्लेसेस है दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है। फिरोज शाह कोटला और तुगलकाबाद, इनके विकास के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। पहले हम बात करेंगे तुगलकाबाद के द्वारा निभाई गई भूमिका, ठीक है। हम दोनों के बारे में देखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, फिरोज शाह कोटला या तुगलकाबाद, तो आप किसी भी एक के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। तुगलकाबाद की बात करें तो वहां की संरचनात्मक महत्व किस प्रकार का था, आप पॉइंट लिखेंगे संरचनात्मक महत्व, और उस पॉइंट के अंतर्गत इन 2 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। पहला पॉइंट क्या आता है, तुगलकाबाद को गयास उद दीन तुगलक द्वारा 1321 से 25 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। तुगलकाबाद को कब बनाया गया था, 1321 से 25 के बीच में, और किसके द्वारा, गयास उद दीन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह किला मजबूत दीवारों, विशाल दरवाजों और बुर्जों से घिरा हुआ था जो इसे रक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाते थे, ठीक है। तुगलकाबाद की अगर हम बात करें तो ये जो किला था ये बड़ी बड़ी दीवार, बड़ी बड़ी इमारतें आप कह सकते हैं, ठीक है, मजबूत दीवारें हो गई से बना था। यहाँ पे बहुत बड़े दरवाजे भी थे और बुर्ज बने हुए थे एक प्रकार से, ठीक है, बुर्ज बने हुए थे जहां से आप रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सैनिक उस पर चढ़ के वहां से हर तरफ की निगरानी कर सकते थे और महल को रक्षा प्रदान कर सकते थे, और यही चीज उसको महत्वपूर्ण बनाती है, ठीक है। तो संरचनात्मक में क्या हो गया कि भाई वो एक तो इस समय के दौरान बना था और इसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये किला एक मजबूत था, विशाल दीवारें और दरवाजे थी, बुर्ज बनाए गए थे ताकि अच्छी सुरक्षा प्रदान की जा सके। फिर तुगलकाबाद के बारे में जो दूसरा पॉइंट आता है वो राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र। तुगलकाबाद को राजधानी के रूप में विकसित किया गया था जिससे यह दिल्ली और प्रशासनिक केंद्र बना, ठीक है। तुगलकाबाद को राजधानी के तौर पे स्थित किया गया था ताकि ये क्या कर सके, दिल्ली और प्रशासनिक केंद्र, जिससे ये दिल्ली और प्रशासनिक केंद्र बने, ठीक है, विकसित किया गया था ताकि यहीं से सारी की सारी व्यवस्था चलाई जा सके, प्रशासन से रिलेटेड ये प्रशासन का सेंटर बन सके, ठीक है। तो राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र में क्या होता है, तुगलकाबाद को राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया गया था। इससे सल्तनत को प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिली। जब तुगलकाबाद को एक प्रशासनिक केंद्र बना दिया गया तो इससे सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत को क्या मिली, प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिली थी। अब ये 2 पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स को आप इस पॉइंट के अंतर्गत एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया गया था तुगलकाबाद को ताकि यहीं से अच्छी प्रकार की व्यवस्था चलाई जा सके और जो दिल्ली सल्तनत है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके और यहीं से उसको प्रशासनिक क्षमताएं भी मिलती थी। फिर आता है तीसरा पॉइंट, आर्थिक गतिविधियां। तुगलकाबाद के निर्माण ने क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जिसमें
निर्माण कार्य विभिन्न कारीगरों को भागीदारी शामिल थे। ठीक है, तुगलकाबाद के निर्माण के क्षेत्र में हम कहें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य है कि भाई धन से रिलेटेड जो गतिविधियां हो रही थी उनको बढ़ा दिया गया ताकि जल्द से जल्द विकास किया जा सके, जल्द से जल्द जो चीज बन रही है वो बन के तैयार हो सके। ठीक है, तो तुगलकाबाद के निर्माण ने, जब तुगलकाबाद निर्माण हो रहा था तभी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा धन लगाया गया ताकि एक अच्छे प्रकार का महल तैयार हो सके या फिर हम कहें कि किला तैयार हो सके, जिसका नाम था तुगलकाबाद। और इसके निर्माण कार्य में विभिन्न कारीगरों की भागीदारी शामिल थी, मतलब बहुत बड़े स्तर पर जो कारीगर थे वो इसको बनाने में लगे हुए थे। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियां बता दी हमने कि भाई तुगलकाबाद को बनाते समय ज्यादा से ज्यादा धन का प्रयोग किया गया था ताकि जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा तैयार किया जा सके। फिर तुगलकाबाद मतलब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जल प्रबंधन प्रणाली किस प्रकार की थी तुगलकाबाद के लिए? किले में जल प्रबंधन के लिए झील और जलाशय का निर्माण किया गया था जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। ठीक है, तुगलकाबाद का जो किला था उसके अंतर्गत ही जल प्रबंधन के लिए झील और जलाशय बना दिए गए थे। ठीक है, झील बनाई गई थी और जलाशय जहां पे जल इकट्ठा होता है वो बनाया गया था। ठीक है, और यही चीज उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाती है कि एक किले के अंतर्गत ही झील या फिर जलाशय को तैयार किया गया बड़े स्तर पर, जहां पे जल का अच्छे प्रकार से प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, तो जल प्रबंधन के बारे में भी हमने बात कर ली। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में तुगलकाबाद के लिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह कोटला द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में। ठीक है, तो जल प्रबंधन हो गया, अच्छे जल प्रबंधन था, झील और जलाशय का निर्माण किया गया था। फिर आता है प्रतिकूल स्थितियों का सामना। हालांकि तुगलकाबाद को अपने निर्माण में कुछ ही समय बाद छोड़ दिया गया था। इसके पीछे मुख्य कारण पानी की कमी और श्रम के उपयोग को लेकर विवाद था। ठीक है, अब देखिए प्रतिकूल स्थितियों का सामना। तुगलकाबाद ने आप कह सकते हैं खराब स्थितियों का भी सामना किया। किस प्रकार की खराब स्थिति? पहली स्थिति थी तुगलकाबाद के निर्माण के बाद ही कुछ ही समय बाद उसे छोड़ना पड़ा। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? एक तो वहां पे पानी की कमी होना चालू हो गई थी। ठीक है, झील को और जलाशय को बनाया गया था, फिर भी वहां पे पानी की कमी होने लग गई थी। दूसरा कि श्रम के उपयोग को लेकर विवाद था। ठीक है, मतलब लोगों से श्रम, आप कहेंगे लोगों की मेहनत को लेकर विवाद था वहां पे, इसीलिए तुगलकाबाद को छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो प्रतिकूल स्थितियां आप लिखेंगे और उसके अंतर्गत इस दो पॉइंटों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका जो पांचवा पॉइंट है वो अच्छा खासा बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे किस चीज की बात करी थी? तुगलकाबाद की बात करी थी, दिल्ली सल्तनत को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जहां पे हमने पहले उसकी संरचना की बात करी कि किस प्रकार और किसने बनाया था। फिर राजनीतिक व्यवस्था की बात करी थी कि उसे राजनीति का केंद्र बना दिया गया था। आर्थिक गतिविधियों की बात करी जिसमें ज्यादा से ज्यादा धन को यूज करके तुगलकाबाद को अच्छे प्रकार से बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जल प्रबंधन की बात करी कि अच्छे प्रकार की जल प्रबंधन व्यवस्था थी। स्टिल वहां के जो प्रतिकूल स्थिति थी उसका भी सामना करना पड़ा, जल की कमी हो गई और श्रम को लेकर विवाद चालू हो गया था। ठीक है, फिर आता है पांचवें पॉइंट में, इसके बाद की शताब्दी में यह किला उपेक्ष का शिकार हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? जब तुगलकाबाद को छोड़ दिया गया था तो वहां पे आप कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की चीजें हुई, उपेक्षा का शिकार हुआ था। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट तैयार हो गए किसके बारे में? तुगलकाबाद के बारे में। अगला पॉइंट आता है फिरोज शाह कोटला द्वारा निभाई गई भूमिका के प्रमुख बिंदु। पहला आता है निर्माण और स्थापना के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इर्ज शाह कोटला का निर्माण किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1354 में इर्ज शाह कोटला का निर्माण किया गया था। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? फिरोज शाह कोटला कर दिया गया था। पूरा ही नाम उनके द्वारा रख दिया गया था। तो निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिर यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित था जिससे यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये जो फिरोज शाह कोटला का जो किला था ये कहाँ पे उपलब्ध था? मतलब बनाया गया था यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में भी था। ठीक है, तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे फिरोज शाह कोटला के बारे में? कि निर्माण और स्थापना का पॉइंट लिखेंगे और उन पॉइंटों में इन दो पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ बना था, यमुना नदी के किनारे बना था और किसके द्वारा बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको बनाया गया था। फिर बात करें पॉइंट नंबर 2, प्रशासनिक सुधार। फिरोज शाह कोटला के द्वारा क्या प्रशासनिक सुधार किए गए थे उस क्षेत्र से? ठीक है, फिरोज शाह ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक सुधार किए जो फिरोज शाह कोटला को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया। ठीक है,
अब फिरोज शाह ने जब उनका समय चल रहा था, जब उन्होंने राज किया था, उस समय के दौरान, शासनकाल के दौरान, उन्होंने काफी सारे प्रशासनिक सुधार किए थे फिरोज शाह कोटला को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाने के लिए। ठीक है, उन्होंने प्रशासन में सुधार किए, प्रशासन में अगर कहीं घपलाखोरी हो रही है, किसी प्रकार की भी गलत व्यवस्था है तो उसको ठीक करा। ठीक है, ये सुधार किए गए ताकि फिरोज शाह कोटला को एक अच्छा प्रशासनिक केंद्र और महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया जा सके। ठीक है, प्रशासनिक सुधार में पहला पॉइंट हो गया ये। सेकंड पॉइंट आता है, उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया और किले में दरबार लगाने की परंपरा शुरू की। ठीक है, फिर फिरोज शाह ने क्या करा कि आप कह सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में चेंजेस करे थे और उसको और ज्यादा व्यवस्थित और सुधार किया था उसमें। ठीक है, दूसरा, किले के अंदर ही दरबार लगाना चालू कर दिया था। ठीक है, दरबार लगाने की परंपरा किले के अंदर शुरू करी थी फिरोज शाह ने। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सबसे पहले नहीं करी थी, परंतु दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने ही किस चीज की, दरबार में, मतलब किले में दरबार लगाने की परंपरा शुरू करी थी ताकि किले के अंतर्गत ही सारे की सारी न्याय की व्यवस्था की जा सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है, प्रशासनिक सुधार आता है। फिरोज शाह ने प्रशासनिक सुधार करे और न्याय किले के अंदर ही दरबार लगाना चालू करा। आता है जल और सिंचाई प्रणाली। फिरोज शाह कोटला का जो किला था उसमें जल और प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। फिरोज शाह ने जल प्रबंधन और सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिरोज शाह ने क्या करा था, जल प्रबंधन और सिंचाई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने किले के भीतर और आसपास कई जलाशय और नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह ने क्या करा, किले के अंदर भी और किले के आसपास के क्षेत्र में कई सारे जलाशय और नहरों का निर्माण कराया था ताकि वहां पे सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो सके और जल का प्रबंधन जो है वो अच्छे प्रकार से किया जा सके। ठीक है, ये फिरोज शाह की बात हो रही है। चौथा पॉइंट आता है सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल। फिरोज शाह कोटला ने कई मस्जिदें और धार्मिक स्थल बनाए थे जो सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के महत्व बने। ठीक है, अब फिरोज शाह ने क्या करा था, कई सारी मस्जिदें और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया था ताकि वो धार्मिक गतिविधियों का भी केंद्र बन सके। क्या, फिरोज शाह कोटला। इसीलिए फिरोज शाह कोटला के अंतर्गत ही मस्जिदों का निर्माण किया गया, धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया ताकि संस्कृति और धार्मिक के गतिविधियों का केंद्र बन सके। ठीक है, और यही चीज दिल्ली सल्तनत के विकास में आगे जाके महत्वपूर्ण रही। फिर आता है यहाँ अशोक का स्तंभ भी स्थापित समय की वास्तुकाल और कला को उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, अशोक का स्तंभ भी वहां पे आप कह सकते हैं फिरोज शाह कोटला में उपलब्ध करवाया गया। ठीक है, जो कि वहां की उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर आता है स्थायी महत्व क्या था फिरोज शाह कोटला का, तो फिरोज शाह कोटला ने दिल्ली सल्तनत के सांस्कृतिक और प्रशासनिक ढांचे को स्थायित्व प्रदान किया। ठीक है, फिरोज शाह कोटला ने दिल्ली जो सल्तनत है उसके सांस्कृतिक और प्रशासनिक ढांचे को स्थायित्व, या फिर आप कह सकते हैं कि आप एक पक्का जो बेस होता है वो प्रदान किया जहां से कि सारी की सारी व्यवस्था को अच्छे प्रकार से चलाया जा सके। ठीक है, स्थायी, टेम्परेरी नहीं कि कुछ समय तक वहां से व्यवस्था चलाई गई और उसके बाद चेंज करके कहीं और चले गए दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था चलाने के लिए, नहीं। फिरोज शाह कोटला ने एक परमानेंट वहां पे बेस तैयार किया था ताकि यहां से दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था चलाई जा सके, स्थायी महत्व प्रदान किया। उसके बाद पांचवें पॉइंट का सेकंड पॉइंट आता है, इसने दिल्ली के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित है। ठीक है, फिरोज शाह कोटला ने दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कि आज भी एक ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, मतलब हमारे इतिहास की एक धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमने बात करी यहाँ पे फिरोज शाह कोटला जो किला है या जगह है आप मान सकते हैं। ठीक है, किला के अंतर्गत जितनी व्यवस्था थी उन सब के बारे में बात करी और ऊपर हमने बात करी थी तुगलकाबाद के किले के बारे में। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाता है तुगलकाबाद के बारे में तो आप इन पॉइंटों को लिखेंगे और इन पॉइंट में इन दो पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये नोट्स आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हम इनको इस वीडियो के बाद वहां अपलोड कर देंगे, आप डायरेक्टली जाके वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है एग्जाम से पहले अच्छे से कर सकते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है, हम इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप इन पॉइंट्स को अपने एग्जामिनेशन के दौरान अच्छे से बना के लिख सके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली शहर के परिदृश्य में विकास को आकार देने वाले कारक कौन से थे। ठीक है, आपको यह बताना है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के शहरी परिदृश्य, मतलब दिल्ली का जो शहरी आप कह सकते हैं दृश्य था, उसके विकास को आकार देने वाले कौन कौन से कारक थे, कौन कौन से कारण थे। इन कारणों के बारे में हमें बात करनी है।
ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा दिल्ली शहर के बारे में बता देंगे अगर आपको पता है, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर शुरू कर सकते हैं। आंसर में आप लिखेंगे 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली शहर के परिदृश्य को विकास को आकार देने वाले कारक। पहला कारण क्या था? राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक संगठन। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ शासन व्यवस्था में सुधार और प्रशासनिक केंद्र का विकास। राजनीतिक स्थिरता से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि भाई जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो स्थिर थी। ऐसा नहीं है कि कुछ समय तक किसी ने राज किया देन उसके बाद कुछ समय तक किसी ने राज किया, नहीं। इस समय काल के दौरान 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान एक तो राजनीतिक स्थिरता थी और प्रशासनिक संगठन था, मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी अच्छे प्रकार की थी। ठीक है, प्रशासन अच्छे प्रकार से चलाया जा रहा था, कम से कम आप कहें कि गलत चीजें हो रही थी। फिर पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, या फिर आपने ये लिख दे दिल्ली मतलब राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक गठबंधन, ये लिख दिया पॉइंट, और उसके बाद इसके सब पॉइंट्स में आप इन दो चीजों का एक्सप्लेन करेंगे। पहला, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके शहरों में आप कह सकते हैं कि चीजों का विकास हो रहा था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे, शुद्धिकरण हो रहा था। देन सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे, मतलब इसी पॉइंट के सब पॉइंट पे, शासन व्यवस्था में सुधार और प्रशासनिक केंद्र का विकास। ठीक है, दिल्ली व्यवस्था या दिल्ली जो शहर था उसकी शासन व्यवस्था में सुधार किया जा रहा था समय के साथ साथ। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान साथ के साथ प्रशासनिक का केंद्र बनाया जा रहा था दिल्ली को, ताकि सारी की सारी प्रशासन की व्यवस्था यहीं से चलाई जा सके। ठीक है, और व्यवस्था एक सही प्रकार से चलाई जा सके। पहला हो गया राजनीतिक स्थिरता, मतलब पहला कारण जिसने दिल्ली सल्तनत के परिदृश्य को विकास करने में मदद करी। सेकंड आता है सैन्य और सुरक्षा कारण। क्या था? किले और गढ़ों का निर्माण, जैसे तुगलकाबाद। ठीक है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के या फिर दिल्ली का अगर हम विकास की बात करें तो उसमें नए नए किलों और गढ़ों का निर्माण किया गया था, ताकि वहां से सही प्रकार से व्यवस्था चलाई जा सके। जैसे तुगलकाबाद का निर्माण किया गया। ठीक है, तुगलकाबाद का निर्माण किस लिए किया गया था? ताकि वहीं से दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था वहीं से चलाई जा सके, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जा सके। ठीक है, तुगलकाबाद का जो किला था, गढ़ था, उसका निर्माण किया गया और उसी में से राजाओं ने वहां से व्यवस्था चलाई। फिर सैन्य और सुरक्षा का पॉइंट में दो है, वो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों का चयन। ठीक है, दिल्ली पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी जगहों को ढूंढा गया जो कि काफी अच्छी थी। ठीक है, और महत्वपूर्ण भी थी। ऐसी जगहों को ढूंढा गया, उनका चयन किया गया ताकि वहां से सही प्रकार से सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो आपका दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दिल्ली मतलब सैन्य और सुरक्षा का कारण, और इन्हीं कारणों में ये दो छोटे कारणों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। दिल्ली के शहरी परिदृश्य के विकास के लिए हम तीसरे पॉइंट या तीसरे कारण को देखते हैं, वो है आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां। ठीक है, दिल्ली के अंतर्गत आप कहें कि आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी लाई गई। व्यापार के लिए नए मार्ग बनाए गए और नए बाजारों का विकास किया गया, ताकि लोग अलग अलग क्षेत्रों से दिल्ली में आके बसे अपना व्यापार स्टार्ट करें, व्यापार करें, ताकि दिल्ली की जो शहरी परिदृश्य है उसका विकास हो सके। ठीक है, वाणिज्यिक केंद्र के रूप में दिल्ली का उभरना। ठीक है, अब जब लोग अलग अलग क्षेत्रों से आके दिल्ली में बसेंगे, व्यापार करेंगे, तो दिल्ली एक वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। चौथा कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक संरचना, शरणार्थी और अन्य समुदायों का आगमन। अब क्या हुआ कि दिल्ली के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों से लोग शरणार्थी जो कि आके बस रहे थे और अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ पे आके बस रहे थे। ठीक है, ऐसा हो रहा था कि अब देखिए किसको नहीं पसंद है ऐसी जगह जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। तो लोग क्या कर रहे थे कि अलग अलग क्षेत्रों से जहां पे सुविधाएं कम थी वहां से दिल्ली की सल्तनत की तरफ आ रहे थे, शरणार्थी के रूप में हो गए, या फिर समुदाय पूरा का पूरा समुदाय आके दिल्ली में बस रहा, तो जिससे दिल्ली का विकास हुआ। सामाजिक संरचना में विविधता और समृद्धि। अब क्या हुआ, जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक संरचना थी, उसमें एक तो विविधता, मतलब अलग अलग धर्म के लोग हो गए। ठीक है, जाति व्यवस्था के लोग हो गए वहां थे, और समृद्धि, शहर की समृद्धि भी हो रही थी और विविधता भी बहुत सारी थी। पांचवा कारण क्या आता है? धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे थे। मस्जिद, मदरसों और धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जा रहा था। ठीक है, मेनली मस्जिद और मदरसों और धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ पे पूजा पाठ या फिर बाकी सारी चीजें की जाती है, उन स्थलों का दिल्ली में निर्माण किया जा रहा था। इसीलिए लोग वहां पे प्रभावित हो रहे थे, वो कहीं अन्य क्षेत्रों को छोड़ के दिल्ली में आ रहे थे ताकि यहाँ पे आके बसे, तो वो उनको मस्जिद की व्यवस्था मिल पाए, मदरसों की व्यवस्था मिल पाए। ठीक है, सांस्कृतिक और कला का प्रसार, संस्कृति और कला का प्रसार। अब क्या हो रहा था? दिल्ली के अंदर ही संस्कृति और कला का प्रसार हो रहा था। दिल्ली
की संस्कृति और कला का प्रसार दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों में भी किया जा रहा था, ठीक है। तभी लोग प्रभावित हो रहे थे, दिल्ली के विकास में वो लोग हेल्प कर रहे थे, ठीक है। अगला छठा पॉइंट आता है नगर योजना और स्थापत्य कला। शहर की योजनाओं में वास्तुशिल्प नवाचार। अब क्या हो रहा था, शहर की जो योजनाएं थी, शहर से निर्माण करने की जो योजनाएं थी, उनमें नवाचार हो रहा था, नए नए आइडियाज को प्रस्तुत किया जा रहा था कि हम इस प्रकार से इस व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं, इस प्रकार से इस व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं, जिससे दिल्ली का विकास में तेजी आई, ठीक है। अब देखिए, अब विकास से क्या तात्पर्य है कि भाई अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगे या अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं चालू की जा रही है, नगर का नियोजन किया जा रहा है सही प्रकार से, जिससे कि दिल्ली शहर का विकास हुआ। सड़कें हो गई, पुल हो गए, सार्वजनिक स्थलों का निर्माण किया जा रहा था तेजी से, नई नई सड़कें बन रही थी, पुलों का निर्माण किया जा रहा था ताकि लोगों के लिए सुविधाजनक हो सके। सार्वजनिक स्थलों, ऐसे मतलब पब्लिक प्लेसेस का जो निर्माण था उसमें तेजी आई। किस पॉइंट के अंतर्गत, नगर योजना और स्थापत्य कला के अंतर्गत इन चीजों का विकास किया गया, जिसने दिल्ली के शहरी प्रदेश मतलब दिल्ली का जो शहर था उसके विकास में मदद करी। फिर आता है सातवां कारण या फिर पॉइंट, पानी और परिवहन सुविधाओं का विकास हुआ। दिल्ली के अंतर्गत अब नहरों और जलाशयों का निर्माण बड़ी तेजी से किया जाने लगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पता होगा हम किस चीज की बात कर रहे हैं, मेनली हम बात कर रहे हैं दिल्ली के शहरी परिदृश्य की, ठीक है, दिल्ली के शहरी परिदृश्य की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंतर्गत नई नई नहरें और जलाशयों का निर्माण किया जाने लगा ताकि लोगों को जल की पूरी व्यवस्था मिल सके, जिससे कि उनका जीवन क्या हो सके, सुविधाजनक बन सके। साथ के साथ परिवहनों के साधनों में सुधार, अब आने जाने के लिए जो परिवहन थे, उनके जो साधन थे, उनका विकास किया जाने लगा, जिससे कि लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि नए लोग दिल्ली में आके बस सके और वो अपना व्यापार व्यवस्था कर सके, ठीक है। व्यापार के लिए भी सड़कें और परिवहन एक आवश्यक चीज हो जाती है। वास्तुशिल्प योगदान, स्थापत्य कला में नई तकनीकों का प्रयोग, भव्य इमारतें और महलों का निर्माण। अब दिल्ली में क्या हो रहा था कि नई नई इमारतें बन रही थी, भव्य बड़ी बड़ी इमारतें, महलों का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है। उन महलों के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि इमारतों के अंतर्गत एक प्रकार से कारखाने, महलों के अंतर्गत बड़े बड़े राजघराने के लोग जो रह रहे थे, ठीक है, राजा राजा से रिलेटेड जो भी सारी चीजें थी, वो दिल्ली के स्थापत्य जो वास्तुशिल्प है उसके योगदान के अंतर्गत आती है। अगला कारण क्या था, विदेशी संपर्क और सांस्कृतिक विनिमय। अब विदेशी लोग भी दिल्ली से प्रभावित हो रहे थे, दिल्ली में आ रहे थे, दिल्ली में अपना व्यापार कर रहे थे, ठीक है। विदेशी यात्राओं और विद्वानों का आगमन, अब विदेश से लोग दिल्ली में आ रहे हैं, बस रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं, यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। एक संस्कृति एक इंपॉर्टेंट चीज है दिल्ली के विकास में, क्योंकि देखिए दिल्ली की संस्कृति दिल्ली तक ही सीमित थी, ठीक है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में थी, परंतु बाहर तो नहीं थी, देश विदेश में। तो देश विदेश के लोग दिल्ली की संस्कृति को जानने के लिए, पहचानने के लिए विदेश से दिल्ली की तरफ यात्रा कर रहे थे, दिल्ली के शहर में यात्रा कर रहे थे, और बड़े बड़े विद्वानों का भी यहाँ पे आना हुआ। सांस्कृतिक और वैज्ञानिक ज्ञान का आदान प्रदान। अब क्या हुआ कि भाई संस्कृति और विज्ञान का आदान प्रदान हुआ, हमने उन लोगों से कुछ नॉलेज प्राप्त करी, उन लोगों ने हमसे कुछ संस्कृति और विज्ञान की नॉलेज प्राप्त करी, जिससे जो आप कह सकते हैं नॉलेज है और कल्चर है उसका आदान प्रदान हुआ, ठीक है। तो ये जो हमने 9 पॉइंट्स की बात करी, इनमें से कोई भी आप 6 से अगर आप 8 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसका, कि दिल्ली के शहरी प्रदेश में कौन कौन से कारण थे जिन्होंने दिल्ली का जो शहर है उसके विकास में हेल्प करी, तो ये 9 पॉइंट्स आते हैं। इन सभी कारकों ने 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली के शहरी परिदृश्य के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और इसे प्रमुख शहर के रूप में स्थापित किया, ठीक है। इन्हीं कारणों ने दिल्ली को प्रमुख शहर के रूप में स्थापित करने में मदद करी थी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बताइए कि 19वीं सदी में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ने गालिब के जीवन को कैसे प्रभावित किया। अब यहां पे पूछा गया है गालिब के जीवन के बारे में 19वीं सदी के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को लेकर, ठीक है, कि भाई सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों ने किस प्रकार गालिब की जो जीवन था उसको प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, दिल्ली के संदर्भ में 1857 के विद्रोह की विवेचना कीजिए और किस प्रकार ब्रिटिश सरकार दिल्ली पर पुनः अधिकार करने में सफल रही, ठीक है। अब दिल्ली में जो आप दिल्ली के संदर्भ में दिल्ली को याद रखते हुए आपको किस चीज को 1957 का जो विद्रोह था उसको बताना है और किस प्रकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने दिल्ली पर अपना अधिकार दोबारा से प्राप्त करा, इस चीज को डिस्कस करना है। छठा क्वेश्चन बताया गया है 1815 और 1933 के बीच अंग्रेजों द्वारा बनाए गए शाही शहर के वैचारिक आधार पर चर्चा कीजिए, ठीक है। 1815 से लेकर 1933 तक के जो ड्यूरेशन था इसमें अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए शाही शहरों के विचार को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विभाजन के दंगों ने दिल्ली को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। भारत का जो विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन, उसने दिल्ली को किस प्रकार प्रभावित किया, इस चीज के बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम आगे देखेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हम दोबारा देखते हैं, पूछा गया है कि बताइए कि 19वीं सदी
में जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों ने गालिब के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, गालिब के जीवन की बात करी जा रही है, ये आपकी बुक में बताया गया। तो 19वीं सदी में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने गालिब के जीवन को कैसे प्रभावित किया, इसके लिए आप कौन कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला आता है सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन। तो जो परिवर्तन हुए थे उन बारे में, 1857 का विद्रोह और उसका परिणाम। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ और उसके परिणाम ने गालिब के जीवन को प्रभावित किया। किस प्रकार किया था इसको देखते हैं। 1857 के विद्रोह ने दिल्ली की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव लाया था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था, कह सकते हैं पहला विद्रोह था। ठीक है, तो इस विद्रोह ने एक प्रकार से दिल्ली की जो स्थिति थी उसमें महत्वपूर्ण चेंज लाने की कोशिश करी थी, और यह विद्रोह काफी बड़ा भी था। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर भी हुआ था। फिर तो पहला पॉइंट क्या बनता है, 1857 के विद्रोह और उसका परिणाम क्या निकले थे। इन कारणों ने, इस पॉइंट ने गालिब के जीवन को प्रभावित किया। पहला, विद्रोह ने दिल्ली की स्थिति जो थी इसमें बदलाव लाया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया और कई परिवर्तन लागू किए। अब जब विद्रोह खत्म हुआ तो दिल्ली सरकार ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कि दिल्ली में अपनी सरकार चला रही थी, उसने दिल्ली में दोबारा कब्जा हासिल करके कई सारे परिवर्तन लागू किए। ठीक है, कई सारे चेंजेस जो कि उस परिवर्तन के या 1857 के विद्रोह के द्वारा आए थे, उन चेंजेस को दोबारा से हटाया और नए नए परिवर्तन लागू करे। गालिब को अपनी दरबारी जीवन से वंचित होना पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हुई। अब क्या हुआ कि गालिब का जो जीवन था दरबार में, ठीक है, दरबारी जीवन से उन्हें वंचित होना पड़ा, उन्हें छोड़ना पड़ा, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी इस चीज से प्रभावित हुई थी। ठीक है, गालिब के मतलब विद्रोह के हिसाब से अगर हम देखें तो गालिब के जीवन को प्रभावित होना पड़ा क्योंकि वो दरबारी थे और दरबारी के जीवन से उन्हें हटा दिया गया था। फिर आता है दूसरा पॉइंट जिसने गालिब के जीवन को प्रभावित किया था, वो है ब्रिटिश शासन का प्रभाव। क्या पड़ा ब्रिटिश शासन का प्रभाव? ब्रिटिश शासन के कठोर नीतियों और उपायों ने मुस्लिम अभिजात वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव डाला। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो आप कह सकते हैं प्रभाव थे, प्रभाव किस प्रकार के? कठोर नीतियां और उपाय। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई कठोर नीतियां और उनके द्वारा अपनाए गए कठोर उपाय, ठीक है, उन्होंने मुस्लिम जो अभिजात वर्ग था उसको काफी हद तक प्रभावित किया, उनके दैनिक जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया था और उस पर नेगेटिव प्रभाव डाला था। गालिब की रचनाओं ने ब्रिटिश शासन के प्रति अंश के प्रति चिंता झलकती है। ठीक है, गालिब की जो रचनाएं, गालिब के द्वारा जो बनाई गई रचनाएं, लिखे गए जो कंटेंट है, ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के प्रति चिंता झलकती दिखाई दी है। ठीक है, के प्रति आंशिक चिंता दिखाई गई है। तीसरा जो कारण रहा है जिसने गालिब के जीवन को प्रभावित किया वो था दिल्ली के शहरी परिदृश्य में परिवर्तन। 1857 के बाद दिल्ली के शहरी परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। शहर के कई हिस्सों को नए सिरे से बसाया गया और कई ऐतिहासिक भवनों को ध्वस्त कर दिया गया था। अब देखिए, अब जब 1857 का विद्रोह हो चुका था, ठीक है, खत्म हो गया था, तो उसके बाद क्या देखा गया कि दिल्ली के शहर में कई सारे परिवर्तन किए गए। किस प्रकार के परिवर्तन? दिल्ली के कई सारे हिस्से थे जिन्हें दोबारा से नए सिरे से बसाया गया उस क्षेत्र को, और जो भी ऐतिहासिक भवन थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया। ठीक है, ऐतिहासिक भवन जो कि पुराने समय से चले आ रहे थे, राजा महाराजाओं के बड़े बड़े भवन, उन भवनों को दिल्ली के अंतर्गत तोड़ दिया गया और दिल्ली के कई सारे हिस्सों को दोबारा से बसाया गया। गालिब ने इन परिवर्तनों को देखा और उनकी कविताओं में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, अगर आप गालिब की जो कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली के परिवर्तन के बारे में उन्होंने कविताओं में अपना वर्णन दिया है। ठीक है, चौथा कारण क्या आता है? धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव जिसने गालिब के जीवन को प्रभावित किया। पहला पॉइंट क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव बढ़े। अब जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तब धर्म से रिलेटेड और संस्कृति से रिलेटेड लोगों के बीच में तनाव बढ़ गए थे। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में तनाव, अलग अलग संस्कृतियों के बीच के जो लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, उनके बीच में तनाव देखने को मिला। ठीक है, देखिए, अब इस बात को तो आप मानते ही हैं कि ब्रिटिश शासन का एक रूल था कि तोड़ो और राज करो का। ठीक है, तो उन लोगों ने काफी हद तक अलग अलग संस्कृतियों के बीच में तोड़ने की कोशिश करी थी, अलग अलग हम कहें धर्मों के बीच में फूट डालने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार ये तनाव भी देखने को मिलता है। गालिब की कविताओं में इन सांस्कृतिक संघर्षों और उनकी व्यक्तिगत पीड़ा का वर्णन मिलता है। अब आप अगर गालिब की कविताओं को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सांस्कृतिक संघर्ष, दो संस्कृतियों के बीच में होने वाले संघर्ष को गालिब ने अपनी कविताओं में वर्णित किया है। साथ के साथ उनकी व्यक्तिगत पीड़ा, उनकी पर्सनल जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उन पीड़ा को भी उन्होंने अपनी कविताओं में वर्णित किया है।
चौथे पॉइंट का एक तीसरा पॉइंट आता है, उसमें लिखा गया है मुस्लिम समुदाय पर पड़े इन प्रभावों ने गालिब की सोच और लेखन को भी प्रभावित किया। ठीक है, गालिब के जीवन के प्रभावित करने की हम बात करें तो मुस्लिमों के ऊपर काफी सारे जो प्रभाव उस समय डाले जा रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश शासन के द्वारा, तो उसने गालिब की सोच और लेखन को काफी हद तक प्रभावित किया था। अगला कारण जिसने गालिब के जीवन को प्रभावित किया है वो है आर्थिक कठिनाई। 1857 का जो विद्रोह था उसने आर्थिक स्थिति को काफी हद तक खराब कर दिया था गालिब के जीवन की। मतलब आर्थिक स्थिति से तात्पर्य है कि धन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ चुकी थी गालिब के आगे जब 1857 का विद्रोह हुआ और वो समाप्त हुआ था। ठीक है, उन्हें पेंशन में कटौती का अपना जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, अब उनके पेंशन में भी काफी हद तक कटौती की जाने लगी थी जो कि जीवन के लिए उनके लिए आवश्यक थी, तो इस चीज के लिए उन्होंने जो संघर्ष था वो भी किया था। आर्थिक कठिनाइयों ने गालिब की रचनात्मकता और उनके जीवन दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया था। ठीक है, जो आर्थिक रूप से जो कठिनाई आई थी उन्होंने गालिब के जीवन को रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी कि जो दृष्टिकोण था या जीवन का जो दृष्टिकोण था उसको भी काफी हद तक प्रभावित किया था। ठीक है, देखिए व्यक्तियों के पास जब धन के रिलेटेड कोई इश्यू आ जाता है तो काफी हद तक वो प्रभावित होते हैं, मेंटली भी है और बाकी चीजों से भी। तो इस प्रकार की जो चीजें थी वो गालिब ने फेस करी थी। तो ये जो हमने 5 पॉइंटों की बात करी, इन 5 पॉइंटों में गालिब के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया ये हमने बात करी थी। इन बिंदुओं के माध्यम से 19वीं सदी के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों ने गालिब के जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया था। इनकी रचनाएं परिवर्तन छवि स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। ठीक है, इनके जीवन में क्या क्या परेशानियां थी, क्या क्या चेंजेस आए थे, ये आप उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।